लॉ नंबर 1 क्या है? किरचॉफ का कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी कहलाता है। लॉ का ये लॉ नंबर 1 स्टेटमेंट इसका क्या है? एट एनी जंक्शन, जंक्शन को नोड भी कहते हैं। एल्जेब्रिकल सम मतलब साइन के साथ जोड़ना। एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स, ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स का किसी जंक्शन पर जो समीशन होता है एल्जेब्रिकल वाला वो जीरो होता है। सिंबल में लिखें तो सिग्मा आई बराबर जीरो। और ये मत भूलना कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए चार्ज फ्लक्स। इलेक्ट्रिक करंट इज ए वैल्यू ऑफ चार्ज क्वांटिटी इन 1 सेकंड। तो सपोर्ट में एक जंक्शन बना लेते हैं। ये जंक्शन एक करंट थी I1 जो जंक्शन की तरफ आ रही है, एक करंट है I2 जो जंक्शन की तरफ आ रही है, एक करंट है I3 जो जंक्शन से जा रही है, एक करंट है I4 जो जंक्शन से जा रही है, एक करंट है I5 जो जंक्शन से जा रही है, एक करंट है I6 जो जंक्शन से जा रही है। तो ये जंक्शन आपको दिख रहा है, उस जंक्शन पर कुछ करंट्स दिख रहे हैं। तो सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिकल सम है वो जीरो होता है। और फिर एक बात आपको यहाँ पे याद दिला दिया जाए, आने वाला फ्लक्स निगेटिव और जाने वाला फ्लक्स जो आ रहा है वो कैसा होता था? पॉजिटिव। लीविंग, जो लीविंग फ्लक्स था वो कैसा था? पॉजिटिव। और जो एंटरिंग था वो कैसा था? नेगेटिव। अब आप जंक्शन पर खड़े हो जाइए ऑब्जर्वर बन के। तो जो जंक्शन से जा रहा है वो कैसा? लीव है। और लीविंग वाला फ्लक्स कैसा था? पॉजिटिव। और आने वाला फ्लक्स कैसा था? नेगेटिव। फाइनली आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जंक्शन से जाने वाली करंट क्या होगी? पॉजिटिव। और जंक्शन की ओर आने वाली कैसी होगी? नेगेटिव। तो मैं इन सभी करंट्स का एल्जेब्रिकल सम करता हूँ। तो पहली जो करंट है वो I1 है, वो कैसी होगी? नेगेटिव। जंक्शन पर आ रही है ना, आना मतलब एंटर करना, और एंटर करने वाला फ्लक्स कैसा था? नेगेटिव। जाना मतलब लीविंग, वो कैसा था? पॉजिटिव। और जंक्शन पर आने वाली करंट है I2। पहले मुझे उन करंट्स पे साइन लगाना है, साइन के साथ जोड़ना है। और जंक्शन पर आने वाली करंट्स I1 और I2 के अलावा कोई है? नहीं। उसके बाद देखिए I3 क्या होगी? प्लस में, बोलो भाई। I4 क्या होगी? प्लस में। और I5 क्या होगी? प्लस में। और I6 क्या होगी? प्लस में। क्या सभी करंट्स हमने लिख ली है? साइन के साथ लिख ली है। अब इनका जो समीशन है, किरचॉफ कहते हैं कि भाई ये जीरो हो गया, कर दिया जीरो। जैसे हमने इसको जीरो किया तो आप देख सकते हो I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर क्या है? I1 प्लस I2। ये जो लिखा हुआ है ये सब का सब क्या है? जाने वाला। और ये सब क्या है? आने वाला। और आने वाली क्वांटिटी बराबर क्या होती है? जाने वाली क्वांटिटी। एक्चुअली देखा जाए तो जो राइट हैंड साइड में है ये वो चार्ज क्वांटिटी है जो एंटर कर रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये वो चार्ज क्वांटिटी है जो बाहर आ रही है। तो जो चार्ज क्वांटिटी अंदर जाएगी उतनी ही तो बाहर आएगी। ये कंजर्वेशन लॉ क्या है? चार्ज है कि नहीं? ठीक है ना। और यहाँ पर आप शॉर्टकट में ये भी बता सकते हो कि जंक्शन पर जंक्शन के करस्पॉन्डिंग टोटल जाने वाली करंट बराबर टोटल आने वाली करंट। थोड़ा सा समय आपका बचेगा। ये आप जंक्शन ले रहे, देख रहे हैं जंक्शन की ये है, जंक्शन आपके पास कोई है, तो अब आपको किरचॉफ लॉ लगाना। तो जंक्शन से जो करंट जा रही है उनका समेशन बराबर जंक्शन पर जो करंट आ रही है उनका समेशन। ठीक है ना। तो आप लॉ नंबर 1 समझ चुके हैं ना, और क्या ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है। चलते हैं लॉ नंबर 2 देखते हैं। लॉ नंबर 2 जो कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी
जब डिस्कशन होगा तो आप इसको फिर से एक्सेप्ट करेंगे कि यस इट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यहाँ हम वो लिख नहीं रहे, आपको बता दिया। अगर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना चाहते, करंट्स पे साइन लगाना नहीं चाहते, तो आप सीधा फंडा लगाइए, जंक्शन के करस्पॉन्डिंग टोटल आने वाली करंट बराबर टोटल जाने वाली करंट। ठीक, लॉ नंबर 2 का जरा स्टेटमेंट देखिए क्या है। फॉर एनी सर्किट algebraical sum of all electric potential for any circuit, सर्किट में ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, सर्किट में ही आपका कैपेसिटर लगा होगा, सर्किट में ही आपका बैटरी लगा होगा, सर्किट में ही करंट फ्लो करेगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नाम की जो चीज है वो कहाँ मिलेगी? तो जिस जगह मिलती है दैट इज कॉल्ड द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं या जो पोटेंशियल्स हैं, तो फॉर एनी सर्किट एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज जीरो। एल्जेब्रिकल सम मतलब जो कि पोटेंशियल पर भी साइन होता है। हमने देखा जनरल पॉइंट्स में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या होता है? साइन होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो सभी पोटेंशियल का, सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो एल्जेब्रिकल सम होता है वो कैसा होता है? जीरो। अब इसके सपोर्ट में एक डायग्राम ले लिया है। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है। सर्किट की भाषा में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सीलिंग फैन लगातार चल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सर्किट की लैंग्वेज में सीलिंग फैन क्या है? रेजिस्टेंस है। लाइट का बल्ब काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सर्किट की लैंग्वेज में वो क्या है? रेजिस्टेंस है। रूम हीटर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो सर्किट की लैंग्वेज में रेजिस्टेंसेस का मतलब वो सारे लोग जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। क्लियर ये बात? तो यहाँ पर एक ऐसा ही रेजिस्टेंस है, यानी कंज्यूमर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कुछ भी हो सकता है ये फ्रिज हो सकता है ये सीलिंग फैन हो, और इसका अपना रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, क्योंकि ये सारे के सारे किसी ना किसी मटेरियल के बनेंगे, और जिस मटेरियल के ये बनेंगे उस मटेरियल का अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्योंकि जिस मटेरियल में करंट फ्लो करती है वो कभी भी ऐसा नहीं कि रास्ता बिल्कुल खाली आराम से फ्लो कर रही है, उसको रुकावटें मिलती हैं, और वो रुकावटें क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस, जिसको कि हम कंडक्टर के लिए क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। आर बराबर रो एल बाई ए। बाकी लोगों के लिए भी इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस आर का कोई कंज्यूमर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ होती है? बैटरी के पास होती है। बैटरी के पास अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है। लाइक बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला है और वहां पर जो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना होती है, तो वहां पे जो आयंस होते हैं उनको भी चलने के लिए क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर किसी बैटरी में रेजिस्टेंस इंटरनल है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर। अगर कोई कहता है कि बैटरी तो आइडियल है, मतलब स्मॉल आर क्या? जीरो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बैटरी में भी बनाने में, बैटरी को भी बनाने में भी क्या यूज होता है? मटेरियल। जहां मटेरियल है वहां रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल आर। जब हमसे ये कहा जाता है कि बैटरी तो आपकी आइडियल है, तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है? और अब हमने इस बैटरी की एनर्जी को खर्च कराने के लिए इस कंज्यूमर के साथ इसको जोड़ दिया। ये देखिए, ठीक है। तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तुरंत बैटरी से करंट चली।
आई करंट चल रही है। तो ये सर्किट तैयार हो गई। अब इस सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सबका अलजेब्रिकल सम 0 होता है, किरचॉफ कहता है। तो चलो पहले हम यहाँ पर पी भी निकालते हैं, आर पर माइनस आई आर। समझ लो अगर मैंने माइनस लगा दिया तो हमारे मूव करने का तरीका कैसा है, अलोंग द करंट है। हम करंट के साथ पूरा चक्कर लगा रहे हैं। या सर्किट में हम पूरा चक्कर लगाए या ना लगाए, सर्किट में हम जहां से और जहां तक मूव कर रहे हैं सारे के सारे पोटेंशियल्स मिलेंगे, साइन लगाएंगे और किरचॉफ कहते हैं कि उसका जो अलजेब्रिकल सम है 0 होता है। तो एक पोटेंशियल तो यहाँ पे मिल गया आई आर, करंट के साथ है तो कैसा हो गया माइनस। फिर ये करंट जो है पहुंचा इंटरनल में, तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल आया, कितना आया आई आर। क्योंकि ओम्स लॉ बता चुका है कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कैसे निकलता है आई आर से। क्लियर ये बात। और आगे गए तो फिर मुझे बैटरी मिला, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा ई। तो हम कैसे चल रहे हैं माइनस से प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस का ई। क्या सारे पोटेंशियल लिखे जा चुके हैं, कोई छूटा तो नहीं है। अब और सब पर साइन भी लग चुका है। तो किरचॉफ कहता है कि अलजेब्रिकल सम बराबर 0 कर दिया जी। तो देखो E बराबर क्या हो गया आई आर प्लस आई आर। ये वाला जो पोटेंशियल है वो कैसा है, इनपुट। बोलो भाई ये इनपुट है, ये रेडीमेड हमको मिला है। और ये आई आर कैसा है, आउटपुट। और ये भी आई आर कैसा है, आउटपुट। एक्चुअली ये वाला जो आई आर आउटपुट है ना, ये एक तरीके से वेस्टेज है। क्योंकि आई आर इस वाले आउटपुट से तो हमारा काम चल रहा है। अगर ये बल्ब है तो बल्ब जल रहा है और हमको अपना जो है बल्ब से लाइट मिल रही है। अगर ये फैन है तो फैन काम कर रहा है। तो ये वाला जो आउटपुट है ये हमको फायदा दे रहा है, लेकिन ये वाला जो आउटपुट है ये हमको कोई फायदा, ये तो वेस्ट हो रहा है। बैटरी का रेजिस्टेंस इस एनर्जी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप अगर देखिए ओवरऑल तो इस तरफ क्या है इनपुट, इस तरफ क्या है आउटपुट। टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट। और ये टोटल इनपुट किसका, पोटेंशियल का। और पोटेंशियल एक प्रकार का क्या था, वर्क डन। वर्क डन किसके लिए, एक कूलाम चार्ज को चलाने के लिए जो वर्क डन चाहिए था वही तो पोटेंशियल था। और वर्क डन इज एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी। पोटेंशियल के केस में वर्क डन इज एनर्जी फॉर फ्लोइंग 1 कूलाम चार्ज। तो ये जो है आपका इनपुट है, मतलब ये वो एनर्जी है जो कि चार्ज को क्या कर रही है, चला रही है। और ये आपका आउटपुट है, ये भी क्या एनर्जी है। तो इनपुट एनर्जी बराबर क्या है, आउटपुट एनर्जी। अब इस एनर्जी के दो हिस्से हो गए हैं। इस इनपुट एनर्जी का जो ये वाला हिस्सा है ये तुमको फायदा दे रहा है, तुम्हारा जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो काम कर रहा है। और जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और ये हम प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करते हैं। ये हमें अच्छे से पता है कि इस क्लासरूम में लाइट्स जो है ऑन है, फैन ऑन है, तो ये सारा का सारा जो है कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, वेस्ट भी कर रहा है। और यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिला है कि टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट। और ये किसका इनपुट है, पोटेंशियल का। किसका आउटपुट है, पोटेंशियल का, जो कि एक प्रकार की क्या एनर्जी। तो टोटल इनपुट एनर्जी बराबर टोटल, एंड दैट इज व्हाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है ना। यहां से इस रिजल्ट को थोड़ा सा और अपडेट कर लें तो I बराबर आ गया E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। देखो आया, ये I कौन सी करंट है, सप्लाई करंट। करंट भी दो तरीके की होती है, करंट भी दो तरीके की होती है, सप्लाई करंट एंड द करंट कंपोनेंट्स। आपके घर तक सप्लाई करंट आ रही है, उस सप्लाई करंट का कुछ हिस्सा किसको मिल गया है, टेलीविजन को। कुछ हिस्सा किसको मिल गया है, फ्रिज को। कुछ हिस्सा किसको मिल गया है, पानी की मोटर्स को। तो जो सप्लाई करंट है वो हमेशा सोर्स से आती है और वो करंट फर्दर डिवाइड होकर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें जाके क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। ठीक है ना ये बात। तो आई यहाँ पर वो करंट है जो सोर्स से चली है, सोर्स से निकली है। और सोर्स यानी कि सेल। तो ये आई यहाँ पे सप्लाई करंट है, ई क्या है, सोर्स का ईएमएफ, और कैपिटल आर क्या है, कंज्यूमर का रेजिस्टेंस।
स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फर्दर कभी आपसे ये पूछा जाए सप्लाई करंट निकालो, तो अब हम वापस से किरचॉफ लॉ नहीं लगाएंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे। सप्लाई करंट निकालो फ्रॉम द बैटरी 25 वोल्ट, E बराबर बैटरी का क्या हो गया? 25 वोल्ट। ये सप्लाई करंट कहाँ जानी है? आंसर आया कि इसमें जानी है, ये 600 ओम का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उस पर जानी है। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी? 600 ओम। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये सोचा जाएगा कि जो बैटरी है, जो सेल है, वो कैसा है? आइडियल। क्लियर ये बात? देखो एक रिजल्ट आपको किरचॉफ में सीखने को मिल गया है कि अगर आपके पास में एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि इलेक्ट्रिक बैटरी है, बैटरी कह दो या सेल कह दो, इलेक्ट्रिक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ कैपिटल ई है, और सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उनको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि आपके पास में इलेक्ट्रिक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ कैपिटल ई है, एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस है जिसकी की वैल्यू कैपिटल आर है, तो आपने किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन में सीखा कि जो सप्लाई करंट है, सप्लाई करंट इज ए करंट फ्रॉम द बैटरी। सप्लाई करंट आई इज इक्वल टू आया था E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ये किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन से आया। किरचॉफ कहता है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि आप सर्किट में अगर मूव करते हैं और आप सभी पोटेंशियल्स को काउंट करते हैं, जितने भी पोटेंशियल्स हैं सर्किट में, आप जहां से लेकर के और जहां तक मूव करते हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पोटेंशियल्स हैं सबका एल्जेब्रिकल सम 0 होता है। और पिछली वाली क्लास में हमने एक ही एप्लीकेशन सीख लिया। अब अगर इससे मिलता जुलता सपोर्टिंग डायग्राम बना, ये जो रेजिस्टेंस इंटरनल वाला है ये अंडरस्टूड है कि सेल के पास में भी अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर आपसे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई बात नहीं बताई जाती तो आप ये मान के चलोगे कि आपका सेल, आपका बैटरी आइडियल है, और आइडियल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे? 0। सपोर्ट में सर्किट बना देते हैं। ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा। ये रही बैटरी और ये रहा इसका अपना इंटरनल। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल ई है और ये कैपिटल आर है। ध्यान से देखना भाई, किरचॉफ के एप्लीकेशन है। किरचॉफ ने जो 2 लॉ दिए हैं, अब हमें आगे उसके एप्लीकेशंस देखने हैं, और आज की क्लास में हम दूसरा एप्लीकेशन करने वाले हैं। पिछली वाली क्लास में पहला एप्लीकेशन हो गया था कि जो सप्लाई करंट है वो निकाली थी, तो ये निकल के आई थी। सप्लाई करंट वो करंट होती है जो बैटरी से ली जाती है, और ये सप्लाई करंट आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो सप्लाई करंट है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और कंपोनेंट में ब्रेक होने के बाद जिस डिवाइस को, जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितनी करंट चाहिए उतनी करंट ले लेता है और अपना वर्क करता है। तो आज का जो एप्लीकेशन है वो ये पॉइंट आपका है, चलो नाम देते हैं M, और ये पॉइंट है N। भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि सर्किट में जब आप चलते हैं, जहां से लेकर के और जहां तक जाना है आपका अपना फैसला। सर्किट का पूरा चक्कर लगाना है तो पूरा चक्कर लगाइए, सर्किट के किसी हिस्से में मूव करना है तो आप मूव करिए। शर्त ये कि जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पर खत्म किया उस बीच जितने भी पोटेंशियल्स मिले उन सबका जो एल्जेब्रिकल सम है वो क्या होगा? चाहिए। तो अब हम जाने वाले हैं M से N तक। हम पूरा सर्किट में चक्कर नहीं लगाएंगे, कहां से कहां तक जाएंगे? M से N तक। और सप्लाई करंट आ रही है, ये सप्लाई करंट है I। हम केवल M से N तक जाएंगे, M से N, सीधे M से N, जो एरो दिख रहा है वो समझ लो। हम सीधे यहां से यहां तक जाएंगे, तो M से N जाएंगे तो M पर कुछ पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। क्या लगता? नहीं होगा।
होगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है। और जब करंट फ्लो कर रही है, करंट अगर फ्लो कर रही है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। हाँ होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकती। तो m पर पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं m पर पोटेंशियल Vm है। अब कैसा होगा, अगर हाई होगा तो प्लस और लो होगा तो माइनस। तो हमने कहा कि भाई m पर हाई पोटेंशियल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई। ये बात पक्की है कि m और m की अगर हम बात करें तो अगर m पर हाई है तो m पर क्या है, और अगर m पर हाई है तो m पर क्या है, लोगों की पोटेंशियल में डिफरेंस जरूर है, ये बात पक्की है। तो जो हाई वाले पोटेंशियल्स होते हैं उनका प्लस साइन, जो लो वाले पोटेंशियल्स होते हैं उनका माइनस साइन। जो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है IR, वो नेगेटिव अगर करंट के साथ आप चलते हैं, पॉजिटिव अगर आप करंट से अपोजिट चलते हैं। सेल के पास जो पोटेंशियल होता है उसको प्लस और माइनस कैसे देना है ये हम लोग सीख चुके हैं। तो m पर जो पोटेंशियल है वो हमने हाई लिया है, प्लस का Vm। थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो मुझे कौन मिला भाई, मुझे कौन मिला, बैटरी मिला। तो बैटरी के पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, E है, साइन बोलो माइनस। आप देखो ना मैं कैसे चल रहा हूँ, m से n चल रहा हूँ, तो मैं m से n चल रहा हूँ। तो बैटरी के केस में मैं कहां से कहां गया, प्लस से। और बैटरी के केस में और कैपेसिटर के केस में साइन कैसे डिसाइड करते थे, अगर आप प्लस से माइनस तो क्या माइनस में, और अगर माइनस से प्लस तो प्लस में। तो यहाँ पर हमने माइनस ले ली। फिर देखो मुझे यहाँ पर इंटरनल का रेजिस्टेंस मिला, और इंटरनल के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I स्मॉलर। लेकिन हम करंट से क्या चल रहे हैं, अपोजिट भाई, हम करंट से अपोजिट चल रहे हैं। ये देखो सप्लाई करंट चक्कर लगा के आ रही है, और जब हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो करंट से अपोजिट है, और रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल निकलता है IR से। लेकिन अगर आप करंट से अपोजिट है तो प्लस में, और अलोंग है तो माइनस में। फिलहाल कैसे अपोजिट में। अब बारी कहाँ थी, अब बारी थी n पर पहुंचने की। तो क्योंकि हमने ये मान लिया है कि m पर हाई पोटेंशियल है, तो n पर कितना पोटेंशियल होगा, लो Vn हो गया। क्या आप जहां से चले थे और जहां तक चले थे, क्या उन रास्तों पर आने वाले सभी पोटेंशियल्स लिख लिए हैं साइन के साथ, लिख लिए हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है इन सब का एल्जेब्रिकल सम 0 होगा। तो लीजिए इनका एल्जेब्रिकल सम किया जाए, और जब हमने एल्जेब्रिकल सम 0 कर दिया तो देखिए ये आया Vm माइनस का Vn माइनस का E प्लस का IR बराबर 0। ये आया Vm माइनस का Vn इज इक्वल टू E माइनस IR। और ये Vm माइनस Vn क्या है, सेल के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो m और n है ये किसके किनारे हैं, सेल के किनारे हैं, ये सेल के टर्मिनल्स हैं, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं। तो बातों ही बातों में Vm माइनस Vn क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। जो कि अब फ्यूचर में अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो अब आप किरचॉफ लॉ फिर से मत लगाए। जो ये सीखा है उसको क्या बना, फंडा। क्या सीखने को मिला कि PD फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, और ये आया है, चलो इसको हम कैपिटल B से लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिसिटी में जनरली V से, कैपिटल B से लिखा जाता है। तो PD अक्रॉस द सेल आ गया है E माइनस IR। हमसे ये पूछे I क्या है, तुरंत बताओ यहाँ पर I क्या है, सप्लाई करंट। अगर आप करंट बोलते हो तो अच्छी बात नहीं है, I यहाँ पर क्या है, सप्लाई करंट। और जब आपके पास सप्लाई करंट होती है तो बैटरी खर्च हो रही होती है, और जब बैटरी खर्च हो रही होगी तो हमेशा करंट आपके पास जो होगी वो कौन सी होगी, सप्लाई। तो ये देखिए आप लगातार एप्लीकेशन देख रहे हैं किरचॉफ के, और आगे काम करता है। अब ये हमारे पास में बैटरी है, ये बैटरी है,
खाली है, इसके पास एनर्जी नहीं है। तो अगर बैटरी खर्च हो चुकी है तो उसको चार्जिंग चाहिए होती है, हाँ या ना? अगर बैटरी खर्च हो गई है तो उसको क्या चाहिए? चार्जिंग चाहिए। तो ये बैटरी है और अब ये हमारे पास में चार्जर है। चार्जर, तो जो चार्जर होते हैं वो हमेशा हाई वोल्टेज होते हैं। चार्जर हाई वोल्टेज, ये नेचुरल है क्योंकि चार्जर जो है वो मल्टीपर्पज बनाए जाते हैं। वो बड़े से बड़े लोगों को भी चार्ज करते हैं और छोटे से छोटे लोगों को भी चार्ज करते हैं। बड़ी से बड़ी पावर की जो बैटरी है उसको भी चार्ज करते हैं और छोटे से छोटे पावर की जो बैटरी है उसको भी चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके घर में सॉकेट है, उसी सॉकेट में आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी चार्ज हो रही है जो कि 6 घंटे में चार्ज होती है। उसी सॉकेट से आपका सेल फोन की बैटरी भी तो चार्ज हो जाती है। तो चार्जर हमेशा कैसे होते हैं? हाई वोल्टेज के। लेकिन एक बात आपको यहाँ प्रैक्टिकल समझनी चाहिए कि इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज होने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, क्या उतना ही वोल्टेज तुमको जो है सेल फोन की बैटरी के लिए भी चाहिए? तो अब क्या है, हाई वोल्टेज का जो चार्जर है, तो हाई वोल्टेज का चार्जर किसी को चार्ज होने के लिए वोल्टेज कम चाहिए, किसी को चार्ज होने के लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। लेकिन जिनको वोल्टेज चाहिए उनके वोल्टेज, उनको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा वो रिक्वायर्ड वोल्टेज चार्जर वाले वोल्टेज से क्या होगा? या तो कम होगा या फिर क्या होगा? बराबर। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये डिवाइस है तो इसको चार्ज होने के लिए 2000 वोल्ट चाहिए और चार्जर आपके पास 500 वोल्ट का है, तो क्या चार्ज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि जो लोग चार्ज होते हैं उनका वोल्टेज, उनका पोटेंशियल चार्जर के वोल्टेज से क्या होना चाहिए? या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी समस्या क्या होती है कि चार्जर तो है आपका कितना? 500 वोल्ट का, और सामने वाले को चाहिए केवल 50 वोल्ट। बड़ी दिक्कत है। जैसे आपका सेल फोन चार्जर जो है आपका कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट का, और आपके सेल फोन को चार्ज होने के चाहिए पॉइंट समथिंग वोल्ट। तो अब अगर तुम सीधे सीधे अपना सेल फोन उसके साथ जोड़ोगे तो क्या कर देगा? डैमेज। तो वोल्टेज क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो जरा ध्यान देना, ये चार्जर हाई वोल्टेज का है और हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। ये जो बैटरी है इसको जितना वोल्टेज चाहिए तो चार्जर का वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बैटरी को सीधे जोड़ देंगे, तो ये चार्जर बैटरी को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हमने वोल्टेज को काटा, और वोल्टेज को काटने के लिए जरा ध्यान दें, वोल्टेज काटने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस ट्राई किया। ये जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज काटते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर कहलाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है और ये चार्जर जो है वो हाई वोल्टेज है। जोड़ दिया मैंने। चार्जर से करंट चली, तो जो ये वाली आई है ये सप्लाई है, और जो ये वाली आई है वो चार्जिंग करंट है। दोनों आई में डिफरेंस समझ में आया? जब ये चार्जिंग करंट चली तो चार्जिंग करंट का कुछ हिस्सा ये वोल्टेज के फॉर्म में कंज्यूम करेगा। तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा? IR, ठीक है। और फिर ये चार्जिंग करंट इस बैटरी को चार्ज करेगी। यहां पर कितना वोल्टेज आ जाएगा? EMF के बराबर। बोलो। और फिर वो चार्जिंग करंट जो है अपना कुछ वोल्टेज कहां पर खर्च करेगी? इंटरनल पर। देखो, अगर ये ना होता तो सारा का सारा जो है वोल्टेज इसी पर इन्वेस्ट होता, लेकिन ये साथ में सीरीज में जो जुड़ा हुआ है, बगल में जो जुड़ा हुआ है, उसने वोल्टेज का कुछ हिस्सा क्या किया? खुद खर्च किया, और बाकी जो बचा हुआ है वो इसने खर्च किया। क्लियर है बात? तो ये एक माइंड सेट करने की जरूरत है कि चार्जर के साथ जब लोगों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा वोल्टेज काटने वाला एक चाहिए। ये मान के हम चलते हैं कि चार्जर बहुत हाई वोल्ट का है और जिसको तुम लगा रहे हो वो कैसा है? लो वोल्टेज का है। सीधे लगा दोगे तो डैमेज कर देगा,
इसीलिए जब आप अपने सेल फोन को लगाते हो तो उसके साथ में एक एडाप्टर लगा रहता है, जो प्लग पॉइंट है उसके साथ एक ऐसा डिवाइस बॉक्स जैसा होता है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हाई वोल्टेज को काटने वाला एक सिस्टम है। तो वो उतना वोल्टेज ले करके और खुद गर्म होता है। जैसे अगर आप सेल फोन के चार्जर को टच करें तो गर्म हो जाता है। क्या हो रहा है, आपके सेल फोन को चाहिए पॉइंट समथिंग वोल्ट, तो बाकी का वोल्टेज ये क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका वोल्टेज है ये वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको इससे फायदा यहाँ पर ये है कि ये आपका डैमेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर बैटरी से सप्लाई करंट ली जा रही थी और बैटरी के किनारों पर, सेल के किनारों पर पीवी निकाला तो आया E माइनस आई आर, जहाँ पर आई कौन सी करंट है, सप्लाई करंट है। एक बार फिर से मन हमने वही बना लिया कि हम बैटरी के इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ेंगे। जैसे हम बैटरी के किनारों पर मूव कर रहे थे, अभी भी हम वही करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल्स M और N, मैं जा रहा हूँ M से N, तो M पर कितना पोटेंशियल होगा, Vm, मान लिया वो हाई है। ठीक, फिर आगे बढ़े तो बैटरी में कितना पोटेंशियल आया है, माइनस का ही, साइन पर ध्यान देना। और ये इंटरनल का रेजिस्टेंस, करंट ये जा रही है आई। तो ये वो वाला केस था जब बैटरी से सप्लाई करंट ऑन की जा रही है, मतलब बैटरी को खर्च किया जा रहा है, और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है E माइनस आई आर। ये जो I है दैट इज द सप्लाई करंट। और यहाँ जो डायग्राम बन के तैयार हुआ है, चार्जर है, हाई वोल्टेज के हैं, चार्जर हमेशा हाई वोल्टेज के होते हैं। तो इस बैटरी को हमें चार्ज कराना है क्योंकि बैटरी खाली हो गई, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे तो डैमेज हो जाएगा बैटरी, क्योंकि चार्जर हाई वोल्टेज के हैं। तो चार्जर का वोल्टेज काटना है तो सीरीज में बैटरी के साथ सीरीज में एक कटर लगा दिया। इस कटर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टेज को कट कर लेगा। जितना इसको चाहिए उतना दे देगा, बाकी ये कट कर लेगा, अपने अंदर वेस्ट करेगा, कंज्यूम करेगा। चार्जर से आई करंट चली जो कि चार्जिंग करंट है, और ये चार्जिंग करंट सर्किट में जा रही है और बैटरी को धीरे धीरे चार्ज कर रही है। मूवमेंट हमारा वही है कि हम बैटरी के टर्मिनल्स तक दौड़ेंगे। तो ये बैटरी का टर्मिनल M है और ये बैटरी का टर्मिनल N है। M टर्मिनल से N टर्मिनल तक जाना है। M पर पोटेंशियल Vm है, ये सोचते हुए कि हाई है तो प्लस कर दिया। आगे बढ़े, बैटरी मिला, बैटरी पर पोटेंशियल आ चुका है क्योंकि चार्जिंग हो चुकी है। तो ये आपका प्लस से माइनस, तो ये आपका बैटरी का जो पोटेंशियल है वो EMF होता है, साइन में माइनस होगा। इंटरनल के रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा वो IR होगा, करंट के साथ चल रहे इसलिए माइनस होगा। N आपका पोटेंशियल Vn होगा, M पर हाई सपोज किया है तो N पर लो होगा, 0। और यहाँ से Vm माइनस Vn आ गया, E प्लस आ गया। Vm माइनस Vn इज व्हाट? आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। इफ वी राइट कैपिटल V देन V इज इक्वल टू E प्लस I। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ सामने हैं। और अगर हम देखें कि किरचॉफ लॉ सीखने के बाद आप अभी तक इसके कितने एप्लीकेशन कर चुके हो, टोटल 3 एप्लीकेशन हो चुके हैं। समराइज करते हैं। By using Kirchhoff law, we have एक एप्लीकेशन आया है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। एक एप्लीकेशन तो ये आया और ये पिछली क्लास में मिला था। इस एप्लीकेशन में जो I है वो सप्लाई करंट है जो बैटरी से ली जाती है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो कैपिटल R है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल टर्म का मतलब है ये कंज्यूमर है, ये खर्च करने वाला। हो सकता है कि कैपिटल R का काम जो है इलेक्ट्रिक फैन कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फैन जो है एनर्जी को खर्च कर रहा है।
हो सकता है कि तुमने कहा सर वहां पर खर्च करने वाले इलेक्ट्रिक फैन है और 2 बल्ब है और एक पानी की मोटर है। ध्यान दें, यहाँ पर खर्च करने वालों में तुमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, 2 बल्ब है और एक पानी की मोटर है, तो ये कैपिटल आर क्या हो जाएगा? उन सभी का टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब क्या? जो आपके बल्ब हैं उनका रेजिस्टेंस होगा और जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसका भी रेजिस्टेंस होगा और जो फैन है उसका भी होगा। तो इन सब का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, कैपिटल आर उस समय उसी को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल आर बन जाएगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे? तो अभी ओम्स लॉ में सीरीज पैरेलल आएगा, सीखेंगे उसको। और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर मिलता है, अगर बैटरी आइडियल है तो इट इज 0। दूसरा एप्लीकेशन आया है ईडी अक्रॉस सेल। ईडी अक्रॉस सेल, ईडी इज ए कैपिटल वी, अक्रॉस सेल V बराबर है E माइनस आई आर। और इसी क्वेश्चन का एक आंसर और है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तीसरा एप्लीकेशन है PD मीन्स कैपिटल V, अक्रॉस सेल कैपिटल V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। दोनों रिजल्ट्स में जो I है ना उनमें डिफरेंस है। ये वाला I सप्लाई करंट है, जबकि ये वाला I चार्जिंग करंट है। इतना ही काफी है। ये I जो है वो चार्जिंग करंट है, वो I सप्लाई करंट है। इससे ये मैसेज मिल जाता है कि इस केस में बैटरी को खर्च किया जा रहा है, जबकि इस केस में बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। जब बैटरी को खर्च करोगे तो सप्लाई करंट बैटरी से आएगी और जब बैटरी को चार्ज करोगे तो चार्जिंग करंट चार्जर से आएगी। चार्जर भी हाई वोल्टेज होते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट करते हैं। कि अगर ऐसा हो कि ये करंट है, आई करंट है और इस करंट के रास्ते में 2 चॉइस है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। एक चॉइस ये है कि यहाँ पर 0 ओम रेजिस्टेंस है। जिन लोगों का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है तो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। और इस रास्ते में रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम है। तो यहाँ पर जब करंट पहुंचेगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, क्योंकि ये बात पक्की है, दिख रहा है ना तुमको, ये आने वाली करंट है और आने वाली करंट का कुछ पार्ट इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा। आंसर है इसको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सारी की सारी करंट किसमें चली जाएगी? 0 ओम। एक्सप्लेन करना है इसको। एक्सप्लेनेशन देखो, ये V बराबर होता है आई आर, I बराबर हो गया V अपॉन आर, I बराबर हो गया V अपॉन आर मीन 0। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जो आपके पास है वो पूरा पूरा क्या दे दो, हमें ही दे दो। इनफाइनाइट यहाँ पे इंडिकेशन किसका है? मैक्सिमम। अगर आपके पास ये 10 एम्पीयर है तो वो मैक्सिमम किसको चाहिए? इसको चाहिए। इसको करंट नहीं मिलने वाली। अब आपको पता हो गया कि जब कभी भी इस तरीके की चॉइस होगी कि किसी करंट को ये दिखाई देता है कि इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है और किसी रास्ते पर नहीं है, तो सारी की सारी करंट किस रास्ते पर चलेगी? जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। आप चाहें तो और भी ब्रांचेस बना सकते हो। ये लीजिए, रेजिस्टेंस की एक ये भी ब्रांच है, इसमें भी करंट क्या होगी? नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि सर 0 ओम वाली 2 ले लो तो ये अनडिफाइंड केस हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैक्सिमम मांगेगा, वो भी मैक्सिमम मांगेगा, तो फिर कंफ्यूजन आ गया, यानी वो वाला केस वैलिड नहीं है। और जरा देखिए रिजल्ट, ये करंट आ रही है, इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है,
और इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है, इस रास्ते पर रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ऐसा है जो इनफाइनाइट ओम का है, बाकी सब फाइनाइट ओम के हैं। मान लेते हैं ये R ओम का है, ये R डैश ओम का है। तो जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम का है वहां करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी देखते हैं। I बराबर V बाई R। जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होगा वहां पे करंट की डिमांड क्या हो, जीरो। इसलिए करंट का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। तो ओम्स लॉ ने आपको जो बता दिया वो ये कि ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, if there is 0 ohm resistance with finite values of other resistances, then whole current passes through 0 ohm resistance, 0 ohm resistance। एक तो हमने ये सीख लिया और दूसरा हमने ये सीख लिया कि ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इफ there is infinite ohm resistance with finite values of other resistances, then no current passes through in infinite ohm resistance। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए, यही से देखो बनाते हैं। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन of current if there is infinite ohm resistance with finite values of other resistances, then no current passes through infinite ohm resistance। ओम्स लॉ के छोटे छोटे एप्लीकेशंस में हमने ये बातें सीखी। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? शॉर्ट सर्किटिंग एक्चुअली जो सर्किट की लैंग्वेज में शॉर्ट सर्किटिंग है वो थोड़ी अलग ही है, और जो प्रैक्टिकल शॉर्ट सर्किटिंग हमें लगता है वो स्पार्किंग होती है, वो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स टर्मिनल्स मतलब किनारे, हर किसी के पास है। बैटरी के पास टर्मिनल्स होते हैं, बल्ब के पास टर्मिनल्स होते हैं, टेलीविजन के पास टर्मिनल्स होते हैं कनेक्शन के लिए, रूम हीटर के पास टर्मिनल्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सभी में टर्मिनल्स होते हैं, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं सोर्सेज हैं सभी में क्या होता है? टर्मिनल्स। तो व्हेन टर्मिनल्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल आर्टिकल, सब कुछ आ गया इसमें, वो आर्टिकल बैटरी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रूम हीटर हो सकता है, पानी की मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो when short circuiting means terminals of any electrical article connected with 0 ohm wire, 0 ohm wire। ये जो 0 ohm वायर होते हैं इनको कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। समझो बात को, जैसे आप इतना तो जानते ही हो, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि ये बल्ब है, यहाँ लिखा है 20 ओम और ये बैटरी है। अरे बल्ब को जोड़ने के लिए तुमने वायर भी तो जोड़े हैं, ये वायर कौन सा कनेक्टिंग, लेकिन तुम सर्किट में ओम क्या लिखते हो? 20। यानी कि तुम ये मान के चलते हो कनेक्टिंग वायर का अपना खुद का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 0।
तो इसलिए 0 ओम वायर को हम लोग कनेक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिकल आर्टिकल के टर्मिनल्स को 0 ओम वायर के साथ जोड़ देते हो, ये कहलाता है शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक, अब देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बेसिक वाला। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक सोर्स है, ये कंज्यूमर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दैट इज कैपिटल R। इसका ईएमएफ E है, इंटरनल R है और सप्लाई करंट IR है। एक बात आप और आदत में शामिल करें कि जब हम सर्किट बनाए ना तो करंट का एरो सर्किट में आधा अधूरा ना दिखाए, जगह जगह एरो बनाने की आदत डालें और एटलीस्ट जहां पर बैटरी लगी है वहां पर करंट का एरो इधर भी हो और उधर भी हो। जैसे आप देख सकते हो बैटरी के करंट का एरो इधर भी है और उधर भी। ये आदत आपको आगे जाकर के बहुत बेनिफिट देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सर्किट अपना काम कर रहा है, एक्सटर्नल जो भी है खर्च हो रहा है। आपने क्या किया कि एक 0 ओम वायर लिया और जोड़ दिया, ZEROOHMWIRE। तो जैसे तुमने 0 ओम वायर को किसके किनारों पर जोड़ दिया, बैटरी के किनारों पर, तो सर्किट की लैंग्वेज में कहा जाएगा कि बैटरी कैसी है, शॉर्ट सर्किटेड। अब ये जो बैटरी है वो कैसी हो गई, शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है ना। तो इस काम को ऐसा करते हैं कि पहले नजारा ऐसा था, लेकिन फिर आपने क्या किया, बैटरी को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। ये रेजिस्टेंस था और ये बैटरी है, ये इंटरनल है और ये करंट I है। और अब आपने 0 ओम वायर डाल दी, तो इसको देख करके हम ये कहेंगे कि बैटरी को कहां रख दिया गया है, शॉर्ट सर्किटिंग में। बैटरी को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। और जैसे ही बैटरी शॉर्ट सर्किटेड होगी तो क्या होगा, करंट चलेगी बैटरी से, यहां पर करंट देखेगी, इस रास्ते पर उसको R ओम मिल रहा है, इस रास्ते पर क्या मिल रहा है, तो सारी की सारी करंट कहां जाएगी, 0 ओम में जाएगी। यानी कि इस एक्सटर्नल को करंट मिलना बंद हो जाएगा। तुमने ये सीखा कि अगर हम बैटरी को शॉर्ट सर्किट में डाल दें, अगर बैटरी शॉर्ट सर्किटेड है तो एक्सटर्नल को करंट नहीं मिलती है। चलो जरा किरचॉफ का पूरा चक्कर लगा लो। अब किरचॉफ का पूरा चक्कर लगाते हैं जहां जहां करंट है, क्योंकि जहां करंट है वही हमारे लिए सिचुएशन जो है क्या रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी। तो यहाँ तो करंट ही नहीं है तो काहे का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए चक्कर लगाते हैं किरचॉफ का। तो यहाँ से चल रहे हैं, V बराबर आएगा, लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या है R0, और फिर यहाँ पहुंचे, देखो यहाँ पर PD मिला IR, बोलो भाई करंट के साथ है, और आगे गए माइनस से प्लस, तो PD क्या मिला, प्लस का ही, सारे PD हो गए, तो समेशन 0 कर दो, तो I बराबर क्या हो गया, ठीक। ये तुमने किरचॉफ का लगा के देखा, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि यार किरचॉफ ना फालतू में लगाया। जब एक बार किरचॉफ तुम्हें पता चुका था I बराबर होता है E/R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R को हटा देते, ये क्योंकि करंट को ले ही नहीं रहा, कैपिटल R को क्या होना चाहिए, नथिंग। भाई इस समय जो चीजें इलेक्ट्रिकल करंट ले रही हैं वो काउंटेड है, और जो नहीं ले रहे हैं वो कैसे हैं, ऑफ पड़ी हुई। तो आप चाहें तो किरचॉफ का लगा करके भी देखें तो I बराबर E/R आया, और चाहें तो आप सीधे सीधे जो रिजल्ट्स आपने सबसे पहले देखा था वहां से कैपिटल को क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। और आगे देखें तो ये सिचुएशन हो गई,
यही डायग्राम है, सेम डायग्राम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, ई है, आर है, सप्लाई तैयार है। हमने क्या किया, 0 ओम वायर डाल दिया आर के पास। अब की बार क्या कहा जाएगा, कौन है शॉर्ट सर्किटेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब की बार ये कहा जाएगा कि वहां पे कौन है शॉर्ट सर्किट, एक्सटर्नल। 0 ओम वायर जिसके किनारों पर जोड़ते हैं वो क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट। अब देखिए क्या होगा, करंट अपना चलेगी, यहां पहुंचे, करंट ने यहाँ पर देखा इस रास्ते में ओम मिलेगा, इस रास्ते में 0 ओम। जब ये चॉइस मिल जाती है कि एक रास्ता है 0 ओम का, बाकी रास्तों में रेजिस्टेंस है, तो सारी करंट कहाँ जाती है, तो लीजिए पूरी की पूरी करंट इसी 0 ओम से होते हुए बाईपास हो जाएगी। अभी भी इसको कुछ नहीं मिला, तो फिर से आप चाहो तो किरचॉफ लगा लो। चलो यहाँ से चलते हैं, किरचॉफ लगाते हैं, यार उसको छोड़ना पड़ेगा जहाँ करंट नहीं है। अगर आप चलोगे फिर से देखो यहीं पर आई आर और ई मिलेगा, आई बराबर क्या मिलेगा, ई बाई आर। दोनों ही केसेस में एक ही आंसर है। तो चाहे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं उस समय जो सप्लाई करंट है, और चाहे हम बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं उस समय जो सप्लाई करंट है, उसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, सही। क्लियर है भाई। नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बैटरी क्या होगी, आई बराबर ई बाई आर। क्लियर है भाई। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल अगर आपस में कंबाइन कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आपको 3 जो है वे पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा है आपका मिक्स्ड, सीरीज और पैरेलल दोनों। ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है वो आपके यहाँ सिमेट्रिकल वाला होगा, सिमेट्रिकल। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर भाई इन सबसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इनमें हम किरचॉफ लगाएंगे और कुछ सीखेंगे, और फिर फर्दर फ्यूचर में जब इस तरीके की सिचुएशंस आएगी तो जो हमने सीखा है वो क्या बनेगा, फंडा। तो तीसरे नंबर पर जो हम सीखेंगे वो सिमेट्रिकल के लिए सीखेंगे। अनसिमेट्रिकल अगर हो गया, अनसिमेट्रिकल का मतलब आपको बताएंगे वहाँ पर, लेकिन अगर मान लो अनसिमेट्रिकल हो गया तो फिर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें फिर किरचॉफ का लगाना ही पड़ेगा। और किरचॉफ का लगाने का मतलब हो गया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का, जब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल अल्टरनेट पोलैरिटी के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जो मैंने कहा उसको जरा यहाँ करके देखते हैं। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, चौथा अल्टरनेट पोलैरिटी, प्लस माइनस। तो अगला नंबर क्या, प्लस माइनस, फिर अगला नंबर क्या, प्लस माइनस। और ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, एंड दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, दिस इज E3। और अब हमने इस पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को खर्च होने के लिए एक्सटर्नल के साथ जोड़ दिया। ये एक्सटर्नल के साथ जोड़ दिया, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, when 2 or more than 2 electric cells connected with alternate polarity, then it is called correct series combination of cells। करेक्ट इसलिए अगर मान लीजिए अल्टरनेट पोलैरिटी गड़बड़ हो गई, ये रॉन्ग कनेक्शन है,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर माइनस आ गया, तो ये कैसा कनेक्शन है? रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में सही कनेक्शन सेल का क्या होता है? अल्टरनेट पोलैरिटी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन टू और मोर देन टू electric cells connected with alternate polarity, plus minus, plus is a pole, pole मतलब किनारा, और minus is a pole, pole is a किनारा, and that is why plus minus polarity. With alternate polarity, then it is called correct series combination. तो क्या गलत सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन हम लोग करेक्ट वाला पढ़ेंगे और गलत वाला सिमिलरली करके देख लेंगे। इस समय सीरीज कॉम्बिनेशंस तैयार है, मुझे सप्लाई करंट चाहिए। तो अब एक यहाँ पर तरीका समझो, जब दो या दो से ज्यादा सेल, मैं इसको लिखता हूं यहाँ साइड में, जब दो या दो से ज्यादा सेल आर इन सीरीज, तो कभी भी उनकी इंडिविजुअल करंट नहीं लेनी चाहिए। Always count their resultant current। और ये जो बात आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सर्किट का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर्किट का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर ये लिखी हुई बात आप नहीं मानोगे तो काम नहीं बनेगा, आप फंस जाओगे, आपके जो इक्वेशंस है वो लंबे हो जाएंगे, आपके कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएंगे। जैसे ये वाला सेल कितनी करंट देता है? तुमने कहा I1, ये कितनी देता है? तुमने कहा I2, ये कितनी देता है? I3। तो अब तुम इनकी इंडिविजुअल करंट्स ले रहे हो, ठीक है ना। वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप इनकी इंडिविजुअल करंट ना लेकर के ये सोचते हुए ये तीनों मिल करके कितनी देंगे, दैट इज I। तो मान लेते हैं वो रिजल्टेंट करंट I। देखो क्या लिखा है, जब दो या दो से ज्यादा सेल आर इन सीरीज, तो कभी उनकी इंडिविजुअल करंट नहीं लेनी चाहिए। ये आपके लिए सिंप्लिसिटी बता रहा है। भाई अगर आपने इंडिविजुअल करंट ले ली, I1 फिर I2 फिर I3 फिर I4 फिर I5, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा काम करोगे, इन सबके कॉम्बिनेशन से मिला I, तो I बराबर I1 प्लस I2, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा तुम बना रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे टोटल करंट सोचिए कि ये तीनों सेल मिल करके कितनी सप्लाई करंट देंगे, दैट इज I। वो आई गई इस एक्सटर्नल में, और फिर ये सर्किट से होते हुए, और देखिए हर बात लिखा पाना पॉसिबल नहीं है, करंट के एरो ज्यादा से ज्यादा बनाइए, एटलीस्ट इस बात को जरूर श्योर करिए कि सर्किट में जो लोग हैं उनके किनारों पर करंट के एरो प्रेजेंट हो। जैसे देखिए किनारों पर करंट का एरो प्रेजेंट है, किनारों पर करंट के एरो प्रेजेंट है। ये बात, ये आदत आगे जाकर के आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अब हम किरचॉफ का लॉ लगा देते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, करंट के साथ ही चलते हैं। तो हम इस सर्किट में पूरा चक्कर लगाने वाले हैं। तो जब बात आती है टोटल की, तो किसी को छोड़ना तो है नहीं, तो जिस तरीके से घूमने वाले हैं वो मैंने साइकिल दिखा दी। यहाँ पर आया माइनस का IR, यहाँ पे क्या आएगा भाई? माइनस का IR3, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का E3, और माइनस का IR2, प्लस का E2, और माइनस का IR1, प्लस का E1। सारे PD याद है? इनका एल्जेब्रिकल सम, फिर
किरचॉफ कहते हैं जीरो होता है, कर दिया जीरो। ये आ गया माइनस का आई कैपिटल आर, माइनस का आई आर 3, आई आर 2, आई आर 1, आगे सारे प्लस का E1, E2, E3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू आई आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। आई इज इक्वल टू है E1 प्लस E2 प्लस E3 और अपॉन में है R प्लस R1 प्लस R2 प्लस। हमको रिजल्ट ये मिला। ये आई क्या है? आंसर है ये आई है टोटल सप्लाई करंट, टोटल सप्लाई करंट। लेकिन हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि सप्लाई करंट का फार्मूला ये होता है। जरा दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको। ये क्या होता है? सर्किट में काम करने वाला ईएमएफ यहाँ पर किसके बराबर है? E1 प्लस E2 प्लस E3। तो कंपेयर करने के बाद पता चल गया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो E टोटल है दैट इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा E मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस MC। ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है इतना ही बात पे पूछे आपसे कि भाई मैं 5 सेल को सीरीज में जोड़ने जा रहा हूँ, बताओ उसका E टोटल कितना होगा। तो हमें रिजल्ट मिला है, देखो ना, जो आपका बेसिक फंडा है वो ये क्या है? सेल का ईएमएफ। इस जगह पर कौन लिखा है? E1 प्लस E2 प्लस E3। तो 3 सेलों का टोटल ईएमएफ। इससे क्या पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में काम करने वाला जो ईएमएफ है वो सभी सेलों के ईएमएफ के समेशन के क्या बराबर है। अच्छा, अगर तुम सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई सेल गड़बड़ जोड़ देते हो, जो सेल गड़बड़ जोड़ते हो उसके ईएमएफ को क्या कर देना? नेगेटिव। देखो आप चक्कर लगा रहे हो, समझो बात को, चक्कर लगा रहे हो माइनस से प्लस, तो तुमने E3 को प्लस लिखा और सोचो अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो E3 कैसा आ जाता? माइनस आ जाता। क्या सीखने को मिल रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्टरनेट पोलैरिटी मिले तो ये सही कनेक्शन है और सेम पोलैरिटी मिले तो ये गलत कनेक्शन है। तो अगर कोई सेल गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो आप दोबारा से फंडे मत बनाने लगना, आप अपने इसी फंडे में उस सेल के ईएमएफ को क्या कर देना? नेगेटिव। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 7 सेल हैं और 7 सेल में जो 5वां वाला है, जो चौथा वाला है वो कैसा है? गलत है। तो जो E5 होगा वो नेगेटिव और E4 होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना? ये नहीं कि फिर से दोबारा से सर्किट बनाओ और फिर चाप लगाओ। समझ लो यहाँ पर अगर सोचो कि ये होता माइनस और ये होता प्लस, अगर यहाँ माइनस होता ये प्लस होता तो तुम E2 को किसमें लिखते? फिर चाप लगाते समय। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे तुम्हें E2 दिख रहा है वहाँ पे नेगेटिव E2 आ जाता है। इस बात को ऐसे समझ लो प्रैक्टिकल में। तो E टोटल आ गया और देखिए स्मॉल r टोटल आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सिग्मा R, सिग्मा R। भाई ये स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका सेल का, इसकी जगह भी ये 3 लोग हैं, यानी ये क्या लिखा हुआ है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेलों का वो क्या हो जाता है? प्लस। समटाइम दिए हुए क्वेश्चन के सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सभी सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस के समेशन के बराबर। और बाकी R फॉर एक्सटर्नल है वो तो जो है कंज्यूमर वो तो रह गए। तो हमको ये सीखने को मिल गया। ठीक है, ये बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ ही साथ एडिशनल एक आदत आपने सीखी जो कि अगर याद रहे तो अच्छा रहेगा। जब आप देखोगे एक साथ अगल बगल में 2 या 2 से ज़्यादा सेल हैं तो उनकी करंट इंडिविजुअल लेने की बजाय आप पूरे क्या रिजल्ट को मान लो कि इसकी करंट आएगी। नोट कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं। सारे के सारे एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ। When 2 or more than 2 electric cells connected with same polarity,
and it is called correct parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन का सही कनेक्शन होता है अल्टरनेट पोलैरिटी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सही कनेक्शन कैसा होता है? सेम पोलैरिटी में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेल है प्लस और माइनस, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। दूसरे वाले सेल का प्लस और माइनस, प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप तीसरा सेल भी ले सकते हो, हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, 3 ले सकते हैं क्या? 3 लेंगे तो इक्वेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलो रेगुलर है बात, तो रेगुलर क्लास है, एक तीसरा सेल और प्लस और माइनस। अब देखो प्लस प्लस एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, ये है आपका करेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें अगर आपको कहीं पर मिसमैच पोलैरिटी मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, अल्टरनेट में अगर सेम पोलैरिटी मिल जाए तो क्या? रॉन्ग कनेक्शन। इस वाले का ईएमएफ है E1, इंटरनल है R1, E2 R2 और E3 R3, और कॉमनली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल के साथ। कंज्यूम हो रहे हैं तीनों लोग। अब ये वाला जो सेल है ये I1 करंट रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है I2 करंट, और ये रिलीज कर रहा है I3 करंट। I3 I2 मिलके यहाँ क्या बन गया? I2 प्लस I3। मान लो अगर यहाँ पर कहें कि करंट X है तो X बराबर क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3, और ये I2 I3 और ये मिल करके क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड दैट इज I। ये जो टोटल करंट है यहाँ पर I, वो रिलीज हो रही है एक्सटर्नल के पास। I में I1 छिपा है, I2 छिपा है, I3 छिपा है। जब यहाँ पहुंचा तो I1 अपना चला गया, यहाँ पे क्या रह गया? I2 प्लस I3। फिर यहाँ पहुंचा तो I2 अपना इस रास्ते पर चला गया, और यहाँ क्या पहुंचा? I3। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? तो किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। कैसे मूव करें किरचॉफ लॉ? नाम दे देते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, M, N, J, K, S, D। तो हम जो सर्किट ले रहे हैं वो है JSDK, JSDK, JSDKJ। ये चक्कर लगाएंगे, रास्ते में मिलने वाले सारे पोटेंशियल्स लिखेंगे साइन के साथ, अलजेब्रिकल समेशन 0। JS पहुंचे तो रिजल्ट आया माइनस का I R, और फिर ये आया माइनस का I1 R1, और फिर आगे आया तो प्लस का E1। सारे पीटी आ गए 0। यहाँ से आ गया E1 माइनस IR इज इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू आ गई E1 माइनस IR अपॉन में R1, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो I करंट है, क्योंकि टोटल करंट जो सप्लाई आ रही है वो कितनी है? I। मुझसे अगर आप पूछोगे व्हाट इज सप्लाई करंट, तो हम कहेंगे टोटल करंट सप्लाई वाली क्या है? I मुझे चाहिए। अब हम मूव करते हैं M से J, J से S, S से D, D से K, K से N और N से N। और जितने भी पोटेंशियल्स हैं सबको लेते हैं और अलजेब्रिकल समेशन 0। क्या मिला है यार? और आगे आओगे तो क्या मिलेगा?
I2 R2, M से J में कोई पीडी नहीं चल रहा है, काउंटेड। तो पूरी चक्कर लगानी है तो फिर हिस्सों के पीडी की बात मत किया करो, जहाँ पर रेजिस्टेंसेज है, करंट है, वहाँ पर बात करो, जहाँ पर आपका बैटरी है वहाँ पे बात करो। और फिर हम आएंगे तो आएगा E2 प्लस का E2 और सबका समेशन जी क्या मिला यहाँ से, E2 माइनस IR बराबर I2 R2। I2 बराबर क्या हो गया, आप सिमिलरली में भी जा सकते हैं, एक इक्वेशन एग्जाम में बनाने के बाद दूसरे सिमिलरली। देखो पहली वाली में आया है E1 माइनस IR बाई R1, दूसरे वाले में क्या आया E2 माइनस IR अपॉन में R2, ये है E2 माइनस I कैपिटल R, देख लो ठीक है। और फिर अगर आप चलते हैं A से M, M से J, J से S, S से D, D से K, K से N, N से B, B से A, कंप्लीट चक्कर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला IR, I3 R3 प्लस का E3, समेशन सबका 0, यहाँ से आ गया E3 माइनस IR बराबर I3 R3, I3 इज इक्वल टू E3 माइनस IR बाई R3। अब अगर हम दो सेल लेते तो हम तीसरी इक्वेशन से क्या बच जाते, तो ये हमारा जो है I1, I2 और I3 मिल चुका है। टोटल करंट सप्लाई वाली क्या है I, तो I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम I1 और I2 और I3 की वैल्यू पुट अप करते तो I मिल जाएगा। I1 की वैल्यू है E1 माइनस I कैपिटल R बाई R1, E2 माइनस I कैपिटल R बाई R2 और E3 माइनस I कैपिटल R बाई R3। I वाले लोगों को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। I इज इक्वल टू E1 R1, IR R1, E2 R2, IR R2, E3 R3, IR R3। ठीक, सभी I के टर्म्स वन साइड कर लो, ये आएगा I प्लस IR बाई R1, IR बाई R2, IR बाई R3। इधर आ गया E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R2। ठीक, कॉमन ले लिया जाए, I कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस R, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। इधर आ गया E1 बाई R1, E2 बाई R2 और E3 बाई R3। ठीक, अब हम कैपिटल R को फ्री रखना चाहते हैं, क्योंकि जो जनरल सप्लाई करंट का फंडा है अपने दिमाग में वो है I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R को क्या करना है, फ्री करना है। तो कैसे फ्री होगा, देखिए I 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3 और प्लस में फ्री हो गया अपना आगे। इधर E1 बाई R1 और E2 बाई R2 और E3 बाई R3, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। I ब्रैकेट में है कैपिटल R प्लस 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3
ये आ गया E1 बाई R1, E2 बाई R2 और E3 बाई R3 होल अपॉन 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब हम I लिखने वाले हैं। I बराबर आया है E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 होल अपॉन कैपिटल R प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। ये हमको मिल गई सप्लाई करंट। जो सप्लाई करंट हमको मिली है और जो दिमाग में स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे है, जरा उनको कंपेयर करते हैं। वो होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल। करो कंपेयर। ये एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल की जगह पर तो वही है भाई। ये इंटरनल स्मॉल r है। R के साथ जो प्लस वाली जो टर्म है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देखो वो ये है। तो क्या सीखने को मिला? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R टोटल है वो किसके बराबर है? 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जब 3 लिए हैं इसका मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन सिग्मा 1 बाई R। ठीक है ना? तो फ्यूचर के लिए आप अगर सोच के देखो ना, अगर आपके पास में 4 सेल है तो थोड़ी ना खर्चा पहले बार-बार लगाओगे। एक बार यूज करने के बाद जो सीख रहे हो वो फंडा बना। और जो टोटल ईएमएफ है जरा उसको देखो। ई टोटल भाई ये होता है सर्किट में काम करने वाला ईएमएफ, उसकी जगह पर ये लिखा है। ई टोटल की वैल्यू कितनी है? ई टोटल की वैल्यू है सिग्मा ई बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दें। E1 बाई R1, E2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस एंड सो। और अगर इसी सिचुएशन में ये इंफॉर्मेशन आती है कि नहीं कोई सेल तो गलत जुड़ गया है, तो जिसको आपने गलत जोड़ा है उसके ईएमएफ को क्या कर देना? माइनस। तो फाइनली जो है वो मुद्दे की बात केवल ये है। लेकिन ये पूरा नोट क्यों किया जाए? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो सर्किट एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है। अब आ जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि 3 सेल को लेकर चलो, तो आप कितने को लेकर चल सकते हो? तो कंपेरेटिवली आपका 15 से 20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बच जाएगा। मतलब ये समझ पाया इधर आप भाई, आपने जो निकाला वो ये निकाला, और आपके जो बिगिनिंग में जो सप्लाई करंट का जो केस है वो ये कंपेयर किया। ये सर्किट का ईएमएफ है, इसकी जगह पर ये लिखा होगा। यानी 3 सेल जब पैरेलल में है तो ईएमएफ की वैल्यू ये है। कैपिटल आर एक्सटर्नल है सर्किट का, वहां पर तो वही है, कोई चेंज नहीं। स्मॉल आर सर्किट में काम करने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी जगह पर ये लिखा है। कंपेयर करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल में हमने बहुत कुछ सीख लिया।